नमस्कार। आप सभी बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारे जो अवधारणा है जिसकी चर्चा हमने पिछले व्याख्यान में की थी, संस्कृति, उसकी विशेषताओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। संस्कृति को हमने जो परिभाषित किया, जो हमने समझा, वह इस रूप में समझा कि मानव के द्वारा इस पर्यावरण के माध्यम से जो भी निर्मित किया गया, जो भी निर्माण किया गया, चाहे वह दिखाई देता है, मूर्त है, चाहे वह दिखाई नहीं देता, अमूर्त है, वह सभी संस्कृति के अंतर्गत आता है। अर्थात हमारी आस्था, हमारे धार्मिक जीव जगत के व्यक्ति, जिसमें हमारे सभी धर्मों के आराध्य देव हैं, उनको भी संस्कृति के अंतर्गत ही माना गया है। अब हम संस्कृति की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। पहली जो संस्कृति की विशेषता है वह है संस्कृति मानव द्वारा निर्मित है। अर्थात हर्स्कोविट्ज़ की जो परिभाषा है वह ही पहली विशेषता संस्कृति की है। संस्कृति केवल मानव समाज में ही पाई जाती है। मानव में कुछ ऐसी मानसिक एवं शारीरिक विशेषताएं होती हैं जो उसे अन्य प्राणियों से भिन्न बनाती हैं। इसी कारण वह संस्कृति का निर्माण कर सका। यह चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके, उन 5 विशेषताओं की चर्चा कर चुके जो लेस्ली वाइट ने बताई थी कि केवल इस संपूर्ण जीव जगत में ये 5 विशेषताएं मानव में पाई जाती हैं और मानव में इन विशेषताओं के पाए जाने के कारण ही मानव संस्कृति का निर्माण कर सका है। अतः संस्कृति की जो प्राथमिक और पहली विशेषता है वह है मानव निर्मित, ह्यूमन बीइंग मेड। दूसरी है संस्कृति सीखी जाती है। अर्थात संस्कृति मनुष्य को अपने माता पिता तथा वंशानुक्रमण में प्राप्त नहीं होती। संस्कृति मानव के सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग है। अर्थात संस्कृति मानव सीखता है। एक मनुष्य अपने जन्म के साथ किसी संस्कृति को लेकर पैदा नहीं होता, वरन जिस समाज में पैदा होता है, जिस समाज में वह रहता है, उसी समाज की संस्कृति को धीरे धीरे समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखता जाता है। अर्थात संस्कृति बाय लर्न प्रोसेस है, सीखे जाने की प्रक्रिया है। इसलिए यह कहना कि कोई भी मनुष्य किसी संस्कृति को लेकर पैदा होता है पूर्ण रूप से गलत है। मनुष्य अपने समाज में रह के, जिस समाज में वह रहता है, उस समाज में रह के उस समाज की संस्कृति को समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखता है। समाजीकरण एक नया शब्द है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, जिसकी चर्चा हम इसी पेपर के इकाई 3 में करेंगे, जब हम व्यक्ति और समाज के संबंधों की बात करेंगे। संस्कृति की जो तीसरी विशेषता है वह है हस्तांतरण। हस्तांतरण अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना। संस्कृति सीखी जाती है, यह हमारी संस्कृति की दूसरी विशेषता थी। अतः यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करती है, हस्तांतरित होती है। यह संस्कृति की तीसरी विशेषता है। अब हम चौथी विशेषता पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। विशिष्टता अर्थात संस्कृति में विशिष्टता का गुण पाया जाता है। अलग अलग समाजों की संस्कृति अलग अलग होती है और यह अलग अलग संस्कृति ही विशिष्ट होती है। एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति का अंतर संस्कृति को विशिष्टता प्रदान करता है, संस्कृति में स्पेशलाइजेशन का गुण लाता है। प्रत्येक समाज की भौगोलिक व सामाजिक परिस्थितियां दूसरे समाज से भिन्न होती हैं। अतः प्रत्येक समाज में अपनी एक विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है। अर्थात प्रत्येक समाज की भौगोलिक व सामाजिक परिस्थितियों के भिन्न होने के कारण मानव द्वारा उसी समाज के पर्यावरण और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप संस्कृति का निर्माण किया जाता है। अतः संस्कृति अलग अलग होती है। संस्कृति की जो 5वीं विशेषता है वह है सामाजिकता का गुण। संस्कृति संपूर्ण समाज की देन होती है।
अर्थात उसका उद्भव और उसका विकास समाज के कारण ही हुआ है। समाज के अभाव में संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अकेला रहते हुए, अकेला जीवन जीते हुए किसी भी संस्कृति को निर्मित नहीं कर सकता। वह अकेला केवल और केवल पशु के समान ही जीवन जिएगा। संस्कृति संपूर्ण समाज की देन होती है, अर्थात उसका उद्भव और उसका विकास समाज के कारण ही होता है। अतः संस्कृति में सामाजिकता का गुण पाया जाता है। आदर्श संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है तथा एक समूह के लोग अपनी संस्कृति के अनुसार अपने विश्वास एवं विचार को ढालते हैं। जब संस्कृतियों की तुलना की जाती है तो एक व्यक्ति दूसरी संस्कृति की तुलना में अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करता है, उसकी अच्छाइयों का उल्लेख करता है। अतः समाजशास्त्री होने के नाते आप सभी विद्यार्थियों से यह रिक्वेस्ट है मेरी कि संस्कृति में आदर्शता का गुण पाया जाता है। कभी भी संस्कृति को एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति की तुलना में अच्छा और बुरे के रूप में नहीं देखना चाहिए। प्रत्येक संस्कृति अपने भौगोलिक पर्यावरण की उपज होती है, अर्थात उस भौगोलिक पर्यावरण के अनुरूप जीवन जीने का जो माध्यम है वह संस्कृति है। यदि किसी समाज के लोग मांसाहारी हैं तो आप निश्चित मान के चलें वह मांसाहारी इसलिए हैं क्योंकि वह जिस भौगोलिक पर्यावरण में रहते हैं उस भौगोलिक पर्यावरण में वानस्पतिक उत्पादों का अभाव होता है। जब इसीलिए संस्कृति में आदर्शता का गुण पाया जाता है और हमें किसी भी संस्कृति को अच्छे या बुरे दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मानता है, आदर्श मानता है अन्य संस्कृतियों की अपेक्षा, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य संस्कृतियां हीन संस्कृतियां हैं। संस्कृति की जो सातवीं महत्वपूर्ण विशेषता है वह है संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, अर्थात मानव की अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक एवं शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं जिनकी चर्चा मैलिनोव्स्की करते हैं। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने जिस चीज का निर्माण किया, जिस अवधारणा का निर्माण किया उसे ही संस्कृति कहा जाता है। अर्थात संस्कृति के अंतर्गत पाया जाने वाला कोई भी तत्व बेकार नहीं है। इसलिए प्रत्येक समाज की संस्कृति उस समाज के प्रत्येक नागरिक की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इन आवश्यकताओं का वर्गीकरण सामाजिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है और शारीरिक हो सकता है। उदाहरण के लिए कई बार विद्यार्थी पूछते हैं कि संस्कृति किस प्रकार मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, किस प्रकार शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। प्रत्येक समाज में यह एक परंपरा है, यह एक विश्वास है, यह एक मान्यता है कि बच्चों का लालन पालन उसके माता पिता करेंगे। इस प्रकार जो बच्चे, नवजात शिशु जो जन्म लेता है उसको जब तक वह वयस्क नहीं हो जाता, अपने अनुरूप खड़ा नहीं हो जाता, तब तक उसकी जिम्मेदारी प्रत्येक समाज में उसके माता पिता की होती है। अर्थात उस नागरिक की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति के माध्यम से तय कर दी जाती है। मानसिक, प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज में जीवन जीता है, वह एक दूसरे को देखकर जीवन जीता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित हो गई है तो उसे वह मानसिक आघात लगता है। लेकिन संस्कृति के ऐसे तत्व हैं, संस्कृतियों में यह विशेषता होती है, संस्कृतियों में सार्वभौमिकता के आधार पर यह विशेष तत्व पाए जाते हैं कि वह मानसिक आघात को भी कमजोर कर देती है और मानव की मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर देती है। संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है, अर्थात संस्कृति अनुकूलशीलता का गुण रखती है। संस्कृति में समय, स्थान, समाज एवं परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने की क्षमता होती है, अर्थात समय बदलने पर, स्थान बदलने पर
समाज बदलने पर, परिस्थितियों के बदलने पर संस्कृति भी बदल जाती है। परिवर्तनशीलता संस्कृति का गुण है। उदाहरण के लिए वैदिक संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति आदि संस्कृतियां हैं जिनमें समय समय से परिवर्तन आते रहते हैं। अब हम इस विशेषता की थोड़ी विस्तृत विवेचना करेंगे। भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति है। हमारी संस्कृति में वर्णाश्रम व्यवस्था है, कर्म प्रधान संस्कृति है, सहिष्णुता का गुण रखती है। ये सभी विशेषताएं धीरे धीरे भारतीय संस्कृति की कमजोर हो रही हैं और भारतीय संस्कृति सामाजिकता के स्थान पर आर्थिक संस्कृतियों के प्रभाव में अपने गुणों को परिवर्तित कर रही है। उदाहरण के लिए हमारा जो खान पान था आज से 2000 साल वर्ष पूर्व, वह आज बिल्कुल परिवर्तित हो चुका है। हमारा जो परिधान था वह परिवर्तित हो चुका है। हमारा जो विश्वास था, जो हमारी कट्टरता थी, वह परिवर्तित हो चुकी है। अर्थात संस्कृति अनुकूलनशीलता के कारण परिवर्तित हो जाती है। मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव से भारतीय संस्कृति में प्रथा का विकास होता है। मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव से भारतीय संस्कृति में भाईचारे का प्रसार होता है। इसलिए दूसरी संस्कृति के संपर्क में आने पर पहली वाली संस्कृति और दूसरी संस्कृति दोनों में परिवर्तन एक दूसरे के अनुरूप होते हैं। इसे ही अनुकूलनशीलता का गुण कहा गया और प्रत्येक संस्कृति में अनुकूलनशीलता का गुण पाया जाता है। इसे ही हम लचीलता शब्द के नाम से भी जानते हैं। संस्कृति की जो अगली विशेषता है वह है संतुलन एवं संगठन। अर्थात संस्कृति का निर्माण विभिन्न इकाइयों से मिलकर होता है। सांस्कृतिक इकाइयां, जिन्हें हम सांस्कृतिक तत्व एवं संस्कृति संकुल कहते हैं, परस्पर एक दूसरे से पृथक नहीं वरन एक दूसरे से बंधे होते हैं। अर्थात संस्कृति का जो निर्माण है, एक जो संस्कृति है वह विभिन्न इकाइयों से मिलकर बनी होती है। इन विभिन्न इकाइयों को हम सांस्कृतिक तत्व कहते हैं और यह सभी तत्व मिलकर सांस्कृतिक संकुल बनाते हैं। अर्थात सांस्कृतिक तत्व एक दूसरे से पृथक नहीं है, अपितु एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। यदि कोई भी तत्व अगर रह जाता है तो संपूर्ण संस्कृति के तत्वों को नुकसान होता है। इसलिए संस्कृति में संतुलन एवं संगठन का विशेषता पाई जाती है। अधिवैयक्तिकता एवं अधिसावयविता। क्रोबर जो अमेरिकन मानवशास्त्री हैं, उन्होंने संस्कृति की इस विशेषता की चर्चा की है। अधिवैयक्तिकता का अर्थ है कि संस्कृति का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष में नहीं किया और वह संस्कृति के केवल और केवल एक भाग का उपभोग कर सकता है, संपूर्ण का नहीं। अर्थात क्रोबर ये कहते हैं कि संस्कृति का निर्माण कभी भी किसी एक व्यक्ति ने, एक मानव ने नहीं किया। यह अनेक मानवों के द्वारा किया गया सामूहिक प्रयास है और प्रत्येक मानव इस संस्कृति के संपूर्ण पक्षों का उपयोग भी नहीं कर सकता, वह संस्कृति के कुछ भागों का ही उपयोग कर सकता है। इसलिए संस्कृति में अधिवैयक्तिकता का गुण पाया जाता है। अर्थात संस्कृति व्यक्ति से ऊपर है। यह बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। संस्कृति की विशेषताओं पर जो 8 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनमें आपको इस विशेषता की चर्चा विद्यार्थियों को जरूर करनी चाहिए। अधिसावयवी, पहले हम सावयवी शब्द का अर्थ समझेंगे। सावयवी शब्द का अर्थ है जिसमें जीवन पाया जाता है। अर्थात मानव एक सावयव है। अन्य प्राणियों की तरह भी मानव एक सावयव है। मानव ने अपनी मानसिक एवं शारीरिक विशेषताओं का उपयोग कर संस्कृति का निर्माण किया है जो सावयव से ऊपर है। अर्थात संस्कृति एक व्यक्ति से ऊपर तो है, लेकिन व्यक्ति की जो शारीरिक संरचना है उससे भी ऊपर है। इसे बोलते हैं अधिसावयविता का गुण। सावयव शब्द का अर्थ जिसमें जीवन पाया जाता है। मानव एवं अन्य प्राणी सभी सावयवी हैं। मानव ने अपनी मानसिक एवं शारीरिक विशेषताओं का उपयोग कर संस्कृति का निर्माण किया, इसलिए संस्कृति अधिसावयवी है। मानव के
सावयव से ऊपर है। इसलिए संस्कृति में अधिसावयवता का गुण भी पाया जाता है। अतः हमने देखा कि ग्रोबर के द्वारा बताई गई यह दोनों विशेषताएं अधिव्यक्तिकता एवं अधिसावयवी संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और इन्हें आप सब याद करें, कंठस्थ करें। और आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।